ईडी एक्शन में है, किसी नेता के यहाँ नहीं, किसी अभिनेता के यहाँ नहीं। इस बार दरवाजा खटखटाया गया है एक बड़ी कंपनी का, नाम मिंत्रा। वही कंपनी जिसके ऐप से आप कपड़ा लत्ता कॉस्मेटिक्स वगैरह खरीदते हैं। लेकिन ये हुआ क्यों? मिंत्रा वालों ने ऐसा कौन सा नियम तोड़ा कि ईडी की नोटिस चली आई? आज इस पे बात करेंगे। फिर जानेंगे कि देश में बैंकों की क्या हालत है। विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोकसी बस यही नाम नहीं है, कुछ और भी हैं जिन्होंने सरकारी बैंकों से लोन लिया और नहीं चुकाया। केंद्र सरकार ने 1600 से ज्यादा ऐसे लोगों के बारे में जानकारी दी है जो विलफुल डिफॉल्टर्स हैं। आज के शो में हम इन्हीं विलफुल डिफॉल्टर्स की बात करेंगे, जानेंगे कि विलफुल डिफॉल्टर्स होते क्या हैं, इन विलफुल डिफॉल्टर्स ने बैंकों का कितना पैसा दबा रखा है और क्यों नहीं चुका रहे हैं, और इनको सजा देने और बकाया वसूलने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। नमस्ते, हम सिद्धांत और आप देख रहे हैं ललन टॉप का डेली फाइनेंशियल बुलेटिन खर्चा पानी। Brought to you by Bajaj Freedom and Sharda University. दुनिया की पहली सीएनजी मोटरसाइकिल बजाज फ्रीडम, आजादी आगे बढ़ने की। पहली खबर जुड़ी है ऑनलाइन फैशन कंपनी मिंत्रा से, जिसका मालिकाना है फ्लिपकार्ट के पास। 23 जुलाई 2025 को भारत की सबसे बड़ी ऑनलाइन फैशन कंपनियों में से एक मिंत्रा डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड पर विदेशी निवेश से जुड़े नियमों का उल्लंघन का गंभीर आरोप लगा है। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने मिंत्रा और उससे जुड़ी कई सहयोगी संस्थाओं के खिलाफ 1654 करोड़ रुपए के फेमा उल्लंघन के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। ये नोटिस फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी FEMA एक्ट 1999 के तहत भेजा गया है। फेमा क्या है? जो विदेशी एक्सचेंज है उनके भारत में होने वाले व्यापार पर नजर बनाए रखने के लिए साल 1999 में यह कानून लाया गया था। नाम पड़ा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट यानी फेमा। यह कानून साल 1973 के फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट यानी फेरा की जगह लेने के लिए लाया गया था। अब यह भी जान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति या संस्था पर फेमा के तहत कार्रवाई क्यों की जाती है। जब उसने बिना किसी ऑथराइजेशन के किसी फॉरेन एक्सचेंज में ट्रेडिंग की हो, इसके अलावा उसका पैसा लगवाया हो, या जब कोई संस्था किसी वैध एक्टिविटी के चोगे में अवैध तरीके से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यानी FDI लाने की कोशिश करे, तो भी फेमा के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अब जानते हैं कि पूरा मामला क्या है। जांच एजेंसी ईडी के अनुसार मिंत्रा को जो विदेशी निवेश यानी FDI प्राप्त हुआ था, वो भारत सरकार की FDI नीति के अनुसार केवल थोक व्यापार, होलसेल, कैश और कैरी बिजनेस के लिए मंजूर हुआ था। भारत में मल्टी ब्रांड रिटेल सेक्टर में FDI पर कुछ खास शर्तें लागू हैं, कई पाबंदियां भी हैं, लेकिन आरोप है कि मिंत्रा ने इन शर्तों को नजरअंदाज करते हुए अपने विदेशी निवेश का इस्तेमाल सामान बेचने के लिए किया था। ईडी का कहना है कि कंपनी ने थोक व्यापार के नाम पर एक दिखावटी ढांचा तैयार किया था, जिसमें एक सहयोगी कंपनी वेक्टर ई-कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड को इंटरमीडियरी बनाकर इस्तेमाल किया गया। असल में हुआ यह कि मिंत्रा ने थोक व्यापार के नाम पे वेक्टर को उत्पाद बेचे अपने, लेकिन वही वेक्टर फिर वही सामान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आम जनता को सीधे रिटेल फॉर्म में बेचता रहा। इस तरह से मिंत्रा ने ग्रुप कंपनी के जरिए खुदरा व्यापार का रास्ता निकाला, जो कि पूरी तरह से FDI नीति के खिलाफ है। नियम ये कहते हैं कि थोक व्यापार में लगी कंपनी अपनी कुल बिक्री का अधिकतम 25% तक ही अपनी ग्रुप कंपनियों को दे सकती है, लेकिन मिंत्रा ने लगभग पूरी बिक्री ही एक सहयोगी कंपनी को ट्रांसफर कर दी और उस सहयोगी कंपनी ने वही प्रोडक्ट्स आम ग्राहकों को बेच डाले। अब सवाल पूछेंगे कि FDI की नीति का उल्लंघन कैसे हुआ? ये तो बताया नहीं। जवाब आसान है। भारत सरकार की मौजूदा नीति में मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग जैसे मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन वगैरह जो आम उपभोक्ता को सामान बेचते हैं, उन कंपनियों के लिए FDI की अनुमति कुछ खास शर्तों और मंजूरी के बाद दी जाती है। अगर कोई कंपनी कहती है कि ये थोक व्यापार करेगी, तो केवल व्यापारियों या अन्य कंपनियों को ही सामान बेच सकती है, सीधे उपभोक्ता को नहीं बेच सकती है। लेकिन मिंत्रा ने एक जटिल लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाकर अपने और ग्राहकों के बीच एक ग्रुप कंपनी डाल दी, वेक्टर, और उस कंपनी ने सीधे बिक्री की, जबकि असल नियंत्रण, विज्ञापन, कीमत निर्धारण और बिक्री के सारे निर्णय मिंत्रा के पास थे। यानी वेक्टर बेच रही थी, काम मिंत्रा कर रही थी। स्पष्ट रूप से नियमों की धज्जियां उड़ाने जैसा माना जा रहा है। Where the software engineer meets the cool UI UX designer, the world comes together at Sharda University.
ईडी ने क्या कदम उठाया? ईडी के बेंगलुरु जोन ने इस मामले में फेमा 1999 की धारा 16(1) के तहत कार्रवाई शुरू की है। धारा तब लगाई जाती है जब कोई संस्था भारत की विदेशी मुद्रा नीति का उल्लंघन करती है, चाहे वो जानबूझकर हो या लापरवाही से। इस कारण ईडी ने मिंत्रा डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड, वेक्टर ई-कॉमर्स और उनसे जुड़े कई निर्देशकों को नोटिस भेजकर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये नोटिस उस फेमा एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भेजे गए हैं, जो ये तय करेगी कि कितना जुर्माना लगाया जाएगा और किन किन अधिकारियों की व्यक्तिगत जवाबदेही तय की जाएगी। यह खबर यहीं तक। अगली खबर का रुख करते हैं। काम धंधे के नाम पर लोन लिया, जब चुकाने की बारी आई तो पैसा होते हुए भी कन्नी काट ली। जी ठीक सुना आपने, कुछ इसी तरह का मामला है। जैसा कि हमें मालूम है कि इस समय संसद का मानसून सत्र चल रहा है। इस मानसून सत्र में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक आंकड़ा पेश किया। 22 जुलाई को उन्होंने बताया कि देश के 1629 कॉरपोरेट कर्जदारों यानी कंपनियों ने सरकारी बैंकों या पब्लिक सेक्टर बैंक या पीएसयू से लोन लिया, लेकिन अब उधारी वाला पैसा वो लौटा नहीं रहे हैं। सरकारी बैंकों ने बताया है कि ये विलफुल डिफॉल्टर्स हैं। विलफुल डिफॉल्टर्स मतलब वे लोग या कंपनियां जो बैंकों से कर्ज लेते हैं लेकिन जानबूझकर उसे नहीं चुकाते, भले ही उनके पास कर्ज चुकाने के लिए पर्याप्त पैसे या संपत्ति हो। ये कर्ज के पैसे का दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे निजी संपत्ति खरीदना या फिर गलत वित्तीय जानकारी दे सकते हैं ये लोग। अब आगे बढ़ने से पहले एक चीज जान लीजिए कि जो नियम है वो कुछ ऐसे हैं। दरअसल आरबीआई के जो नियम है उनके तहत बैंक पहले उधारकर्ता को नोटिस देते हैं, उन्हें सफाई देने का मौका देते हैं और अगर वे कर्ज नहीं चुकाते तो उन्हें विलफुल डिफॉल्टर घोषित कर दिया जाता है। एक उदाहरण मान लीजिए कि अगर एक बिजनेसमैन ने 100 करोड़ का कर्ज लिया कोई साबुन की फैक्ट्री लगाने के लिए, लेकिन कुछ दिन फैक्ट्री चलाने के बाद उस पैसे से निजी संपत्ति खरीद लेता है या किसी और बिजनेस में लगा देता है, इस तरह से उसके पास पैसे होने के बावजूद वो कर्ज नहीं चुकाता तो उसे विलफुल डिफॉल्टर माना जाएगा। वित्त मंत्रालय द्वारा संसद में जो जानकारी दी गई है उसके अनुसार 31 मार्च 2025 तक जिन कंपनियों के मालिकों को विलफुल डिफॉल्टर घोषित किया गया है उन पर करीब 1,62,000 करोड़ रुपए का कर्ज बकाया है। देश के सैकड़ों बड़े बिजनेसमैन ने सरकारी बैंकों से लोन लिया, इस बिजनेस से मोटी कमाई भी की या नहीं की उनकी प्रॉब्लम, लेकिन अब लौटाने की बारी आई है तो जानबूझ के कर्ज नहीं चुका रहे हैं। लेकिन सरकार को डेटा कहां से मिला ये जानते हैं। जानकारी सरकारी बैंकों द्वारा सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट CRILC में जमा की गई है, जो आरबीआई द्वारा बड़े कर्जों पर नजर रखने का सिस्टम है। इसमें विदेशी उधारकर्ता शामिल नहीं है। सवाल यह कि सरकार क्या कर रही है। अब बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सरकार इन डिफॉल्टर्स के खिलाफ कई तरह के कदम उठा रही है, जैसे कि इन जानबूझकर कर्ज न चुकाने वाले बिजनेसमैन को नया लोन नहीं दिया जा रहा है। 5 साल तक ये बिजनेसमैन अपनी नई कंपनी या नया बिजनेस नहीं शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा इन डिफॉल्टर से जुड़ी कंपनियों को किसी भी तरह से शेयर मार्केट या दूसरी पूंजी बाजार में एंट्री का मौका नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने यह राज्यसभा में यह भी बताया कि बैंक जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी शुरू कर सकते हैं। ऐसे देखें तो इनको न तो लोन मिल पाएगा और न ये शेयर वगैरह से भी शेयर मार्केट से पैसा जुटा पाएंगे। बिजनेस टुडे की रिपोर्ट बताती है कि सरकार देश छोड़कर भाग गए डिफॉल्टर से भी निपट रही है। फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट के तहत 9 व्यक्तियों को भगोड़ा या आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट यानी PMLA के तहत उनकी 15,298 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी जब्त की गई है। वित्त मंत्रालय ने आगे बताया कि बैंक धोखाधड़ी के मामलों में PMLA के तहत पीड़ित बैंकों या वैध दावेदारों को लगभग 25,806 करोड़ रुपए की संपत्ति वापस कर दी गई है, जिसमें जब्त की गई राशि के साथ साथ जब्ती से पहले मुकदमे के दौरान वापस की गई कुर्क की गई राशि भी शामिल है। इसके अलावा आरबीआई सख्ती भी बढ़ा रहा है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के मास्टर निर्देशों के अनुसार बैंकों को सभी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों यानी CIC को जानबूझकर कर्ज न चुकाने वालों की हर महीने एक लिस्ट साझा करनी होगी। इस लिस्ट में 25 लाख और उससे ज्यादा के कर्ज शामिल करना जरूरी कर दिया गया है। यह लिस्ट सिबिल और एक्सपीरियन जैसी कंपनियों की वेबसाइटों पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होगी। कुल मिलाकर सरकार जानबूझ के कर्ज न चुकाने वालों पे अंकुश लगाने के प्रयासों को तेज तो कर रही है, लेकिन बैंकों की बड़ी रकम अब भी फंसी हुई है। खतरा देश के बैंकिंग पे और देश की अर्थव्यवस्था पे। इंडियन बैंकिंग सिस्टम में जो NPA है वो पिछले कुछ सालों से गिर रहे हैं। अगर हम ग्रॉस NPA देखें तो वो कुछ 2.5% के अराउंड 1.2.6% के अराउंड रह गया है।
बट द इशू इज कि यहाँ पर विलफुल डिफॉल्टर्स जो है वो काफी ज्यादा है हमारे यहाँ। इसका इंपैक्ट एक नेगेटिव पड़ता है पूरे बैंकिंग सिस्टम में, क्योंकि एक तरीके से आपकी एक आर्टरी जो है वो चोक हो गई है, और ये जो पैसा किसी और के पास जा सकता था, बैंकिंग सेक्टर में किसी और नीडी इंसान के पास जा सकता था, वो आपका अटक गया है। तो मैं इसको एक आर्टरी ब्लॉक्ड मानता हूं फाइनेंशियल सिस्टम में, अगर आपके लोग पैसा वापस नहीं कर रहे हैं। और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान जो होता है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स का होता है। दैट मींस हमारे और आपका पैसा का नुकसान होता है। इंडियन एक्सप्रेस ने पिछले साल यानी 2024 में आरबीआई से राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत विलफुल डिफॉल्टर्स की लिस्ट मांगी थी। आरबीआई ने ऐसे 100 लोगों की लिस्ट जो है वो अखबार को सौंपी थी। इसमें गीतांजलि ज्वेल्स लिमिटेड जून 2024 तक 8,516 करोड़ रुपए के विलफुल डिफॉल्ट के साथ टॉप पर बना हुआ था। बता दें कि गीतांजलि जेम्स के प्रमोटर मेहुल चौकसी और उनके भतीजे नीरव मोदी कंपनी द्वारा किए गए लोन धोखाधड़ी की सूचना मिलने पर एफआईआर दर्ज होने के बाद भारत से भाग गए थे। इसके अलावा जहाज बनाने वाली कंपनी एबीजी शिपयार्ड पर 4,684 करोड़ रुपए का बकाया था। तीसरे स्थान पर कॉन्कास्ट स्टील एंड पावर थी, जिस पर बैंकों का 4,305 करोड़ रुपए बकाया था। ईडी ने साल 2024 में बैंक धोखाधड़ी मामले में कॉनकास्ट स्टील एंड पावर के मालिक संजय सुरेका को अरेस्ट भी किया था। इसके अलावा एरा इंफ्रा इंजीनियरिंग, REI एग्री और कानपुर स्थित पेन बनाने वाली कंपनी रोटोमैक ग्लोबल जैसे कुछ बड़े विलफुल डिफॉल्टर्स के नाम भी इसमें शामिल थे। ये तो हो गई सरकारी बैंकों के कर्ज वाली हालत, न चुकाने वाली हालत, विलफुल डिफॉल्टर्स की हालत। लेकिन बात बैंकों की भी होनी चाहिए, क्योंकि लोग पैसा लेकर भाग जाते हैं तो बैंक भी बैड लोन अकाउंट को बट्टे खाते में डाल देते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2024-25 में सरकारी बैंकों ने 58,000 करोड़ रुपए से ज्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स NPA को राइट ऑफ किया। इन बैंकों में सभी सरकारी बैंक जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जैसे बड़े सरकारी बैंक शामिल रहे हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नियमों के मुताबिक अगर किसी बैंक लोन की किस्त 90 दिनों तक यानी करीब 3 महीने तक नहीं चुकाई जाती है तो उस लोन को NPA घोषित कर दिया जाता है। राइट ऑफ एक ऑडिट प्रोसेस होता है जिसमें बैंक अपने खातों से उन कर्ज को हटाते हैं जिनके चुकने की उम्मीद बहुत कम होती है। इसका मतलब ये नहीं है कि कर्ज माफ कर दिया गया है, वो तो बैंक किसी लोन को राइट ऑफ करता कब है, क्यों करता है। जानकारों का कहना है कि बैंक राइट ऑफ से अपने खातों को, अपनी बैलेंस शीट को साफ रखता है, जिससे उनकी वित्तीय स्थिति बेहतर दिखती रहे। ये पुराने लंबे समय से अनसुलझे कर्जों के लिए किया जाता है। राइट ऑफ करने से बैंक टैक्स में छूट पाते हैं, जिससे उनकी टैक्स देनदारी कम हो जाती है। इसके अलावा राइट ऑफ से बैंक अपनी पूंजी को नए कर्ज देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। आज के खर्चा पानी में इतना ही। इसे लिखा था हमारे साथी कनुप्रिया और प्रदीप यादव ने। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।